सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है YED की एडिटोरियल क्लास में। आज की क्लास काफ़ी लेट है क्योंकि मैं रात भर ट्रैवल कर रहा था, सुबह में ऑफिस था। अब कल से क्लासेस आपको रेगुलरली दोपहर में मिल जाएंगी 1-2 बजे के टाइम पे। चलिए बढ़ाएंगे क्लास को आगे सैल्यूटरी लेसन नाम के सेकंड एडिटोरियल के साथ। आज का एडिटोरियल वोडाफोन इंडिया बनाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन दोनों के बीच में केस चल रहा है, उसके ऊपर है बेस्ड। बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें आप मेरे साथ सीखेंगे। अब देखो, जो आप सीखने वाले हो ना, उसके ऊपर बेस्ड क्विज को आप पहले ही देख लें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको पढ़ भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ताकि जैसे जैसे आप मेरे साथ पढ़ते जाएं आरसी के क्वेश्चंस सॉल्व करते जाएं। चलिए आगे बढ़ाएंगे। सैल्यूटरी लेसन तो आप जानते हैं, सबक है ना, पाठ, शिक्षा। और सैल्यूटरी का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो आपके लिए बड़ी ही हेल्पफुल हो, आपकी अच्छी सेहत, आपका जो है तन मन और जो है ना तंदुरुस्त रखे आपको, वो चीज होती है सैल्यूटरी। तो कह रहा है एक ऐसा लेसन, एक ऐसा सबक किसी को मिला है जो उसके लिए बहुत ही सैल्यूटरी है, बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही सेलिब्रेस होने वाला है। अब देखो किसके लिए बात कर रहे हैं, कह रहे हैं ऑन द वोडाफोन केस, बात हो रही है वोडाफोन के केस की। चलिए इसके टाइटल पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले इस वर्ड की तरफ मैं आपका ध्यान खींचूंगा, सैल्यूटरी की तरफ। देखो एक एडजेक्टिव है ये, गुड और हेल्दी तो आपने सुने ही होंगे, है ना। गुड है, हेल्दी है, ये तो बहुत सिंपल से वर्ड्स हैं। अब थोड़े अच्छे लेवल के वर्ड्स देखते हैं, है ना, हेल्दी के लिए। पहला है हेल्थफुल, दूसरा है होलसम, तीसरा है सेल्यूब्रियस। सेल्यूब्रियस और होलसम पे ज़्यादा ध्यान देना। इन दोनों का मतलब क्या होता है, बहुत ही आपके तन और मन के लिए जो चीज़ अच्छी हो, सेल्यूब्रियस और होलसम। तो ये सब के सब एडजेक्टिव्स हैं। चलिए टाइटल पैराग्राफ से मालूम चलेगा क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है द वोडाफोन केस शोज व्हाई इंडिया शुड नॉट अंडरमाइन द फेथ ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स। कह रहे वोडाफोन का जो केस है ना, वो हमें ऐसा दिखाता है, शो करता है। अच्छा क्या शो करता है, क्यों इंडिया को नहीं अंडरमाइन करना चाहिए, क्यों इंडिया को, वाई इंडिया, क्यों इंडिया को नहीं कमजोर बनाना चाहिए, फेथ को, यकीन को, फॉरेन इन्वेस्टर्स के, विदेशी निवेशकों के। तो ये केस ने हमें इस चीज़ को बताया कि क्यों इंडिया गलत रास्ते पे है, विदेशी निवेशकों के यकीन को इंडिया में हमेशा इंडिया कम करने की कोशिश करता है। अब इस सेंटेंस में आते हैं देखने वाली चीज़ों पे। देखो ग्रीन में सब्जेक्ट रखे हैं, पिंक में वर्ब्स रखी हैं। टाइम निकाल के इस एक्सरसाइज को करता हूं, इसका 100% बेनिफिट आप उठाएं। जैसे ही आप ग्रीन देखेंगे आपको मालूम चलेगा वो आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है। जैसे ही आप पिंक कलर में किसी वर्ब को देखेंगे, वर्ड को, मालूम चलेगा वो आपकी वर्ब है। तो मेरे साथ में माइंड करना पूरे ट्यूटोरियल में ग्रीन और पिंक कलर को, है ना। अच्छा, अंडरमाइन वर्ड को आप जानते हैं, किसी को अंडर, नीचे माइन खोदना, किसी के पैरों तले सुरंग खोदना, मतलब किसी को गिराना, कमजोर बनाना, है ना। तो अंडरमाइन मतलब वीकन करना, कमजोर बनाना, डिसरिगार्ड करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समरी दूंगा, उससे पहले 2 चीजें काम की। पहला तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जाकर के इसकी पीडीएफ को ले सकते हैं। सुबह में आपको एडवांस में मालूम चल जाता है शाम में कौन सा ट्यूटोरियल हम करने वाले हैं, तो आप जाकर के ज्वाइन करें। दूसरा, बैंकिंग और एसएससी वालों के लिए मैंने अलग अलग कर दिया वीडियोस को, है ना। आप जाकर के प्लेलिस्ट सेक्शन में जो लोग मेंबर्स हैं, एसएससी वाले, ये देखो पूरी प्लेलिस्ट है, प्रीमियम वीडियोस, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और बैंकिंग की प्रीमियम वीडियोस, ऑल बैंक एग्जाम्स। तो आप अलग अलग करके अप्लाई करें। मैं दोनों में हर वीक में एक वीडियो नई अपलोड कर रहा हूं। मेंबर बन करके इन वीडियोस का फायदा उठा सकते हैं, पुरानी वीडियोस भी मिल जाएंगी और हर मंथ आपको नई वीडियोस भी मिलती हैं। तीनों मेंबरशिप को ज्वाइन बटन से ज्वाइन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। समरी में आपको दे देता हूं। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। वोडाफोन एक कंपनी है, बाहर की कंपनी है। हचिसन भी एक कंपनी थी, बाहर की कंपनी थी। हमारे देश में हज की सिम आती थी पहले। वोडाफोन ने सोचा हम भी इंडिया में आएंगे। इन्होंने हज से एक डील की और इंडिया में अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। हज चला गया, वोडाफोन आ गया। अब हुआ क्या, ये डील हुई थी इंडिया से बाहर, क्योंकि दोनों कंपनियां इंडिया के बाहर की हैं, है ना। अब हुआ क्या, इससे इंडियन गवर्नमेंट ने थोड़े सा टाइम के बाद वोडाफोन को बुलाया, बोला यार आपने वो डील की थी, उसमें 20,000 करोड़ का टैक्स बनता है, वो हमें दे दो। अब इसने बोला यार डील कैसी, हमने की थी बाहर की कंपनी से, हम भी बाहर की कंपनी, बाहर बैठ के, लंदन में बैठ के हमने डील की है, आपको इससे क्या मतलब, और ये टैक्स आपके तब बनता है जब इस देश में आकर के डील होती। अब दोनों का हो गया डिस्प्यूट। गवर्नमेंट बोली हम तो लेकर के ही मानेंगे 20,000 करोड़। अब इससे हुआ क्या, वोडाफोन सुप्रीम कोर्ट के पास गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल सही कह रहा है वोडाफोन, 20,000 करोड़ इससे नहीं लेने हैं। पर गवर्नमेंट नहीं मानी। गवर्नमेंट ने लॉ को ही बदल दिया। 2012 के अंदर गवर्नमेंट ने एक पुराने टाइम के लिए एक नया लॉ बना दिया, है ना। 2005 में एक ऐसा लॉ बनाया 2012 में,
जो 2005 की डील्स को भी अपने अंदर लेगा। अब इससे हाथ जो है ना वोडाफोन चिढ़ गया, कह रहे तुम तो ऐसे हमारे को जो है दिवालिया करने पे तुले हो। वोडाफोन चला गया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट के पास, सारा केस उसको बताया। अब उस कोर्ट ने इंडिया के खिलाफ फैसला देकर के, वोडाफोन के साथ फैसला देकर के ऐसा बोला है कि इंडियन गवर्नमेंट आपको सुधर जाना है, वोडाफोन जैसी कंपनियों को परेशान नहीं करना है। आप 20,000 करोड़ जो मांग रहे हो वो एक सीधे सीधे नीदरलैंड के साथ की हुई संधि का जो वो ना खराब करता है उसको। आपने एक संधि की हुई है नीदरलैंड से ट्रीटी, वो ट्रीटी टूट जाएगी अगर आपने वोडाफोन से पैसे मांगे तो कह रहे हैं अब इंडिया के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए सैल्यूटरी लेसन आया है, एक हेल्पफुल लेसन आया है, एक ऐसा सबक आया है जिससे इंडिया को लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है ना, तो ये इसकी समरी आज की, इंडिया को सबक मिला है। इसकी टोन है एथिकल, एथिक्स की बात कर रहा है कि जिसको नहीं सताना चाहिए उसको आपको नहीं सताना चाहिए, गलत आदमी को बिना बात जो है सही आदमी को गलत तरीके से ना सताएं। चलिए समरी को डालेंगे कमेंट सेक्शन में इंग्लिश में लिख करके। अब मैं शुरू करने वाला हूं। कह रहा वोडाफोन ग्रुप पीएलसी हैज वन येट अनदर राउंड इन इट्स 13 year long battle with India's tax authorities। कह रहा गवर्नमेंट ग्रुप वोडाफोन ग्रुप पीएलसी जो है ना, ये कंपनी का नाम है, ग्रुप है पूरा। कह रहा ये जो ग्रुप है वोडाफोन ग्रुप पीएलसी ये जीत चुका है, हैज वन, फिर एक बार येट अनदर राउंड को 13 साल लंबी जंग में इंडिया की टैक्स अथॉरिटीज के साथ। तो वोडाफोन जो है बार बार इंडिया की टैक्स अथॉरिटी के सामने केस जो है लड़ता है और हर जगह से जीतता है। इस बार फिर एक इस बैटल में उसकी एक नई जीत आई है। अब 13 year लॉन्ग यहां बता रहा है एक एडजेक्टिव को, देखो एडजेक्टिव को कभी भी एस लगा के प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो 13 years तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आपको पता लगा 13 year एक बैटल नाम के नाउन के लिए आया है एडजेक्टिव बनके, तो मैं ईयर्स के पीछे का एस निकाल रहा हूं, बीच में हाइफन डाल रहा हूं। ये सिंपल सा रूल है, कई बार मैंने आपको बताया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट वर्ब। कह रहे ऑन फ्राइडे एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल रूल्ड that the Indian government's efforts to claim more than 20,000 crore in tax, including related interest and penalties from Vodafone using retrospective legislation, was in clear breach of the fair and equitable treatment protections afforded under Article 4(1) of the Bilateral Investment Treaty between India and the Netherlands। लंबा सेंटेंस है, मुझे लगता है कई लोगों को डर लगता होगा कैसे पढ़ा जाए। देखो मेरी ट्रिक से पढ़ो, सब्जेक्ट वर्ब पकड़ लो, सेंटेंस बहुत सिंपल है। अब देखो कैसे कह रहे फ्राइडे को, शुक्रवार को एक इंटरनेशनल, एक अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन की ट्रिब्यूनल ने, पंचायती की अदालत ने, अंतर्राष्ट्रीय पंचायती अदालत है ना, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, तो कह रहे इसने शुक्रवार को रूल कर दिया, ऐसा फैसला दे दिया दैट वो ये कि सरकारी जो एफर्ट्स है ना, इंडियन गवर्नमेंट की जो कोशिशें हैं क्लेम करने की, दावा ठोकने की, अच्छा किस पे, 20,000 करोड़ से ज़्यादा के टैक्स पे, जिसमें इंक्लूडिंग शामिल है इससे रिलेटेड इंटरेस्ट, ब्याज और पेनल्टीज है ना, सब चीज़ें जिसमें है शामिल 20,000 करोड़ में। अच्छा किससे, फ्रॉम वोडाफोन, इस कंपनी से। अच्छा कैसे, यूज करते हुए एक ऐसे लेजिस्लेशन को, यूज करते हुए ऐसे कानून को जो रेट्रोस्पेक्टिव है, जो बैक डेट के लिए बनाया गया। कह रहे ये जो एफर्ट्स है ना, ये थे साफ साफ उल्लंघन में, ब्रीच में उस फेयर, उस निष्पक्ष और बराबरी की ट्रीटमेंट के, जिन प्रोटेक्शंस को अफोर्ड किया गया था, लाया गया था आर्टिकल 4(1) के नीचे इस दो तरफा बायलैटरल निवेश की ट्रीटी संधि में, जो बिटवीन हुई है इंडिया और नीदरलैंड्स के। देखो सारे पीस बाय पीस मैंने आपको जोड़ के बताया है ना, सिंपल सेंटेंस है। एक बार रिपीट कर रहा हूं, फिर इसके अंदर की चीजें देखेंगे। शुक्रवार को एक अंतर्राष्ट्रीय पंचायती की कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया कि सरकार के जो एफर्ट्स हैं, जिसमें वो दावा ठोक रही है 20,000 करोड़ से ज़्यादा का टैक्स में, जिसमें शामिल है इंटरेस्ट भी और पेनल्टियां भी, और ठोक रही है दावा वोडाफोन से। और कैसे ठोक रही है, एक ऐसा कानून बना के जो बैक डेट का कानून है। कह रहा है ये जो एफर्ट्स है ना, ये थे वॉज साफ साफ उल्लंघन में उस प्रोटेक्शंस के जो है फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट की, निष्पक्ष और बराबरी के बर्ताव की, है ना, ये प्रोटेक्शंस जिनको लाया गया, अफोर्ड किया गया है आर्टिकल 4(1) के द्वारा इस संधि के। ये संधि का नाम क्या है, दो तरफा निवेश की संधि। अच्छा किस किस के बीच संधि है, इंडिया और नीदरलैंड्स के। तो इंडिया और नीदरलैंड ने एक संधि की हुई है। इस कोर्ट ने ये बोला, आप जो ये 20,000 करोड़ मांग के वोडाफोन को परेशान कर रहे हो ना, सीधे सीधे संधि को आप नीदरलैंड से तोड़ रहे हो अगर आप ऐसा करते हो तो, है ना। तो वोडाफोन के साथ में कोर्ट ने हक में फैसला दिया है। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीजें। अगर आपने पकड़ लिया ट्रिब्यूनल की वर्ब रूल्ड है और एफर्ट्स की वर्ब वॉज है, तो ये सेंटेंस आपके सामने ढेर हो गया।
इसीलिए बोलता हूँ सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ना बहुत जरूरी है। एफर्ट्स की वर्ब वॉज है जो कि गलत है, वर होनी चाहिए। आपने इसमें ग्रामर मिसप्रिंट को भी देख लिया है ना, एफर्ट्स है ना भाई, एफर्ट्स की वर्ब तो वर होगी ना। देखो इसने वॉज लगाया हुआ है, गलती कर गए। अगर आप फॉर्मूला फॉलो करते हो तो आप गलती कभी भी नहीं करोगे। अब आ जाओ वर्ड्स देखने वाले, है ना। आर्बिट्रेशन, पंचायती। जब दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो जो बीच में पंचायती करता है उसको कहते हैं आर्बिट्रेटर, और जो पंचायती का काम है उसको कहते हैं आर्बिट्रेशन। समझ गए ना, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, आर्बिट्रेशन। ट्रिब्यूनल का मतलब होता है एक कोर्ट, है ना, एक इंडिपेंडेंट कोर्ट। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है बैक डेटेड। आपने कोई ऐसा काम किया जो कि पिछले डेट पे किसी काम पे लागू होगा, ऐसा एक कानून बनाया जो रेट्रोस्पेक्टिवली 10 साल पहले 5 साल पहले किसी चीज पे लागू होगा, उसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। आगे बढ़ते हैं। ब्रीच का मतलब है उल्लंघन, है ना। कह रहे हाँ, द रूलिंग अपहोल्डिंग द ब्रिटिश मल्टीनेशनल स्टैंड or to end India's protected and often perverse pursuit of what at the very outset was a highly contentious claim। कह रहे जो रूलिंग है ना, जो ये फैसला है इस कोर्ट का, अपहोल्ड करने वाला, बनाए रखने वाला ब्रिटिश मल्टीनेशनल के, इंग्लिश मल्टीनेशनल के स्टैंड को, इसके उस नज़रिए को। कह रहे ये जो रूलिंग है ना, इसको ought to, इसको करना ही चाहिए। अच्छा क्या करना चाहिए? ख़त्म कर देना चाहिए इंडिया के उस लंबे खिंचे हुए और अक्सर बहुत ही खराब परस्यूट को, चाह को। इंडिया की बहुत लंबी और बहुत ही खराब उस आकांक्षा को, परस्यूट को। अच्छा वो काहे का परस्यूट है? कह रहे जो कि है वेरी आउटसेट, शुरुआत से ही एक बहुत ही हाईली कंटेंशियस क्लेम, एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल दावा। तो इंडिया क्या है, शुरुआत से ही वोडाफोन से जो कर रहा है ना सब खेल, ये बहुत ही कंटेंशियस क्लेम है। शुरू से ही सबको पता है कि ये क्लेम जो है वोडाफोन कभी मानेगा नहीं। तो कह रहा है अब ये रूलिंग है ना, इसको शुड या ought to खत्म कर देना चाहिए इंडिया के इस परस्यूट को, इस चाह को। समझ गए सेंटेंस को? कह रहा है इसके बाद शायद अब इंडिया को अकल आ जाएगी, इंडिया वोडाफोन को परेशान करना बंद करेगा। अब इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखते हैं। रूलिंग की वर्ब है ought to, ought के बाद में हमेशा टू आएगा, पर बीच में अगर नोट आएगा तो नोट बीच में ही आएगा, टू के बाद में नहीं, है ना। ought के बाद में हमेशा टू आएगा, पर जब नोट आएगा तो नोट ought और टू के बीच में आएगा। टू के बाद में नोट कभी भी ना लगाएं, ought नॉट टू ही लिखें, ठीक है ना। प्रोट्रैक्टेड मतलब बहुत लंबा खींचा हुआ, इलोंगेटेड बोल दो, लॉन्ग लास्टिंग बोल दो, एडजेक्टिव है। परवर्स का मतलब है खराब, बैड, विकेड, ट्रबलसम, डिसरप्टिव, है ना, डिस्ट्रक्टिव, वो सब होते हैं परवर्स। परस्यूट होता है आपकी इच्छा, आपकी चाह, आपका डिजायर, क्वेस्ट, है ना, नाउन है। सिंपल वर्ड्स हैं। आउटसेट को देखें, एक ऐसी शुरुआत को बोलते हैं आउटसेट, स्टार्टिंग को बोलते हैं आउटसेट। इसी से एक वर्ब बनती है सेट आउट। देखो आउटसेट एक नाउन है, शुरुआत, बिगिनिंग। इसकी वर्ब फॉर्म क्या होती है? सेट आउट। सेट आउट का मतलब होता है शुरुआत करना, एक जर्नी की, एक सफर की। आउटसेट, सेट आउट, एक नाउन एक वर्ब। आगे बढ़े। कंटेंशियस आप जानते हो, जो कंट्रोवर्शियल हो, फुल ऑफ कॉन्टेस्ट हो, जिसमें बहुत झगड़ा हो, कंटेंशन हो। कह रहे द डिस्प्यूट बिगेन इन 2000 सितंबर 7 व्हेन टैक्स अथॉरिटी सर्व्ड अ डिमांड ऑन वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स BV for tax that it said Vodafone's Dutch unit ought to have withheld while acquiring the controlling stake in erstwhile Hutchison SR Limited। आगे कह रहा है फ्रॉम हचिसन टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेशनल प्राइवेट, है ना। सेंटेंस लंबा है, इस पे मैंने एक क्वेश्चन भी बनाया है। आप जो क्विज देखेंगे ना, इसी सेंटेंस पे क्वेश्चन बेस्ड है, ध्यान से सेंटेंस को पढ़ना। कह रहे डिस्प्यूट शुरू हुआ सितंबर 2007 में, जब हमारी टैक्स अथॉरिटीज़ ने, जब हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, है ना, सारी टैक्स अथॉरिटीज़ ने सर्व कर दिया, एक डिमांड को दे दिया, एक मांग को, किसके ऊपर? वोडाफोन के ऊपर। इसकी इंटरनेशनल होल्डिंग BV पे, है ना, वोडाफोन की इंटरनेशनल होल्डिंग BV पे, पूरी कंपनी पे। अरे क्यों? ये डिमांड थी टैक्स की। अच्छा कौन सा टैक्स? जो कि हमारे डिपार्टमेंट ने कहा, इट सेड वोडाफोन की डच यूनिट को, वोडाफोन की हॉलैंड की, नीदरलैंड की यूनिट को ought to चाहिए था करना विदहेल्ड, उसको अपने पास रोक के रखना चाहिए था। अच्छा कब? एक्वायर करते हुए, खरीदते हुए, कंट्रोलिंग स्टेक को, कंट्रोल करने वाली हिस्सेदारी को, उस वक्त की हचिसन SR लिमिटेड के अंदर। अच्छा ये खरीदा किससे गया स्टेक? फ्रॉम हचिसन टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेशनल लिमिटेड। फ्रॉम लगा के बता रहा है, इस कंपनी से खरीदा गया। सिंपल सेंटेंस है, डरना मत इससे, है ना। एक बार बता देता हूँ। डिस्प्यूट तब शुरू हुआ सितंबर 2007 में, जब हमारे डिपार्टमेंट ने एक डिमांड दे दी वोडाफोन को, इसकी इस इंटरनेशनल कंपनी को, कि आप टैक्स भरो। वो टैक्स जो कि आपकी डच यूनिट को अपने पास रोक के रखना था, जब उसने खरीदा था,
एक हिस्सेदारी के कंट्रोलिंग वाली हिस्सेदारी को हचिसन एसआर में इस कंपनी के साथ। तो कह रहे जो आपने पैसे उस कंपनी को दिए थे ना, उसमें से टैक्स के पैसे टीडीएस काट के आपको हमें देने थे। अब आपने दिए ना, रोके नहीं रोके ठीक है, अब हमें वो पैसे आप जो है फटाफट से जमा करवा दो। तो वहां से ये डिस्प्यूट हुआ था शुरू। समझ गए सेंटेंस? वर्ड बता देता हूं मैं, सब्जेक्ट वर्ब के पेयर आपके सामने है। डिस्प्यूट की वर्ब बिगिन, टैक्स अथॉरिटीज की वर्ब सर्व्ड, इट की वर्ब सेट, डच यूनिट की वर्ब और टू। विदहेल्ड का मतलब होता है, देखो विद मतलब साथ में, होल्ड मतलब पकड़े रखना, विदहेल्ड का मतलब होता है किसी चीज को पकड़े रखना अपने साथ, रिटेन करना, कीप करना, सामने ना जाने देना, विदहेल्ड करना, है ना। चलो स्टेक मैंने वर्ड आपको खबरी पे करवाया 2-3 दिन पहले। स्टेक का मतलब होता है पार्ट, हिस्सेदारी, है ना, शेयर, किसी चीज में आपका स्टेक। सिंस द स्टेक परचेज ट्रांजेक्शन टुक प्लेस आउटसाइड इंडिया बिटवीन टू ओवरसीज एंटिटीज, Vodafone was emphatic from the start that it was not liable for any tax relating to the deal। अब देखो बात बिल्कुल सही है, करे क्योंकि ये जो स्टेक की परचेज थी, हिस्सेदारी की जो खरीदारी थी, ये इसकी जो ट्रांजैक्शन थी ये हुई थी इंडिया के बाहर। इंडिया में ट्रांजैक्शन हुई नहीं कभी भी। और किन के बीच में? दो फॉरेन कंपनीज के बीच में, दो विदेशी ताकतों के बीच में, एंटिटीज के बीच में, ठीक है ना। कह रहा क्योंकि ऐसा हुआ। तो कह रहा वोडाफोन शुरू से ही बहुत एम्फेटिक था, शुरू से ही एम्फोसिस देने वाला था। वोडाफोन शुरू से ही जोर जोर से चिल्ला रहा था फ्रॉम द स्टार्ट से ही कि ये कोई भी लायबल नहीं है, बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है किसी भी टैक्स से जो इस डील से रिलेटेड हो। समझ गए ना। तो ये कह रहा है भाई हम भी विदेशी, वो भी विदेशी, तो आप बीच में देशी कहां से आगे हमसे टैक्स मांगने वाले। ये ट्रांजैक्शन तो इंडिया के बाहर हुई है ना। टैक्स किस बात का? सेंटेंस में वर्ड देखने वाले एम्फेटिक होते हैं जब आप एम्फोसिस देते हैं, असर्टिव होते हैं, एक्सप्लिसिट होते हैं, कैटेगोरिकल होते हैं। एक और वर्ड लिख देता हूं मैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इसलिए मैं इनको लिखता हूं, सिंपल वर्ड्स मैं नहीं लिख रहा हूं। असर्टिव का मतलब यही है जब जोर देके कोई बात कह रहे हो, आर्टिकुलेट का मतलब भी वही है, कैटेगोरिकल का मतलब भी यही है ना, हाँ या ना, बिल्कुल साफ साफ। एक्सप्लिसिट का मतलब भी यही है, जोर देके किसी बात को कहना। अच्छा, लायबल मतलब जिम्मेदार, जो रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे फॉलोइंग अ सेटबैक एट द बॉम्बे हाई कोर्ट, वोडाफोन प्रेजेंटेड इट्स पोजीशन टू द सुप्रीम कोर्ट विच रूल्ड इन इट्स फेवर इन 2012। कह रहे बाद में, फॉलोइंग मतलब आफ्टर में, है ना, फॉलो करते हुए बाद में। कह रहे बाद में एक नाकामयाबी के, एक सेटबैक के। अच्छा कहाँ पे? बॉम्बे हाई कोर्ट में। वोडाफोन ने प्रेजेंट कर दिया अपनी पोजीशन को, अपने स्टांस को, और किसको? सुप्रीम कोर्ट के सामने। जिसने ऐसा रूल किया इसके फेवर में, इसके हक में 2012 के अंदर। तो पहले तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला भाई वोडाफोन पैसे दो, वोडाफोन को लग गया इससे सेटबैक। इस सेटबैक के बाद में फॉलोइंग सीधे गया सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे से समझा और बोला भाई वोडाफोन पैसे मत दो, तुम्हारे हक में हम फैसला देते हैं। सेंटेंस में देखने वाली चीजें, विच की वर्ब रूल्ड, वोडाफोन की वर्ब प्रेजेंटेड। सेटबैक वर्ड मैंने आपको कई बार कराया है। देखो आप आगे जा रहे हो, आपको कोई चीज पकड़ के बार बार बैक कर दे, सेट कर दे, पीछे ला करके बैक। समझ गए ना। सेटबैक का मतलब होता है आपको जिंदगी में मिलने वाली नाकामयाबियां, फेलियर्स, या उन फेलियर से निकलने वाली डिसअपॉइंटमेंट या शॉक। समझ गए ना। सेटबैक को ऐसे आप याद रखें, नाकामयाबी या नाकामयाबी से निकलने वाला शॉक। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। In a move fraught with implications for all its international investment treaties, the government of the day, however, amended the tax legislation to give retrospective effect to its claims। कह रहे एक ऐसी हरकत में, in a move, जो कि फ्रॉड विद है, भरी हुई है बुरे परिणामों से, इम्प्लीकेशन से, और किसके लिए? इसकी सारी इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज के लिए, इंडिया की सारी विदेश की संधियों के लिए। कह रहे एक ऐसे मूव के अंदर हुआ क्या? ऐसे मूव के अंदर हमारी सरकार ने आज की द डे ने हालांकि अमेंड कर दिया टैक्स के लेजिस्लेशन को, टैक्स के कानून को, ताकि एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जा सके इसके क्लेम्स को, इसके दावों को। तो कह रहा ऐसा एक रिस्की काम हमारी सरकार ने किया, शायद वोडाफोन के चक्कर में 4 और दूसरी विदेशी कंपनियां और उनसे जुड़ी हुई कंट्रीज आज इंडिया में इन्वेस्ट करने से कतराने लगी हैं। ठीक है ना। अब आ जाएंगे सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स पे। फ्रॉड के साथ में विद लगाओ तो इसका मतलब होता है भरा हुआ, पर भरा हुआ किसी पानी से, हवा से नहीं, किसी खराब चीज से। फ्रॉड विद डेंजर, फ्रॉड विद पेरिल्स, फ्रॉड विद डिफिकल्टीज, फ्रॉड विद इम्प्लीकेशंस, फ्रॉड विद कॉन्सिक्वेंसेस। समझ गए ना। तो फ्रॉड विद के बाद में नेगेटिव वर्ड्स को यूज करें, है ना। फ्रॉड विद इम्प्लीकेशंस, भरा हुआ है इम्प्लीकेशन से। इम्प्लीकेशन होते हैं बैड कॉन्सिक्वेंसेस, बुरे परिणाम। अच्छा
चलो आगे बढ़ते हैं। ये रेट्रोस्पेक्टिव आप समझ गए हो ना कि नहीं समझे? देखो मैं बता देता हूँ ताकि वर्ड आपको जिंदगी भर याद रहे। आपने एक ऐसा खर्चा किया, जैसे मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हूँ, मैंने एक ऐसा खर्चा कर दिया जिसको सरकार जो है कहती है कि नहीं करना। अब देखो मैंने खर्चा तो कर डाला, सरकार से पैसे लेने गया कि खर्चे के पैसे मुझे दे दो। सरकार ने बोला यार ये पैसे आपको नहीं मिल सकते, क्योंकि जब आपने खर्चा किया था तब हमारे रूल कहते थे इस खर्चे के पैसे नहीं मिलेंगे। अब मैंने क्या बोला, सर एक नया रूल बना देते हैं जिसमें इस खर्चे के पैसे मिलने लगे। तो उसने मुझे बोला, सामने वाले ने, कि रूल तो तुम बना दोगे पर ये खर्चा पहले हो चुका है, रूल तो अब बनेंगे, आगे से तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तो मैंने बोला ऐसा एक रूल बनाओ जो रेट्रोस्पेक्टिव हो, मतलब 2020 में एक ऐसा रूल बनाओ कि 2015 में जब मैंने एक्सपेंस किया था ना वहां पे लागू पड़ जाए, तो मेरे 2015 के पैसे भी तुम मुझे दे दो। तो ऐसा ही काम हमारी गवर्नमेंट ने किया। 2007 के लिए एक ऐसा रूल बाद में जाके बनाया कि 2007 की डील के अंदर भी वोडाफोन से हम पैसा मांग सके, है ना। इसको बोलेंगे रेट्रोस्पेक्टिव। आई थिंक भूलेंगे नहीं इसको कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे दिस वॉज द ट्रिगर फॉर यूके बेस्ड कंपनी टू सीक आर्बिट्रल रिकॉर्स। कह रहे यही ट्रिगर था, इसी ने ही उकसाया, यही उकसाने वाला था इस यूके बेस्ड कंपनी को कि वो सीक करे, मांगे आर्बिट्रल रिकॉर्स को, पंचायती के विकल्प को, है ना। इस ट्रिगर के बाद इसको वोडाफोन को लगा कि अब तो इंटरनेशनल कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, उसी की पंचायती से मामला सुलझेगा। आर्बिट्रल आपको समझा दिया, पंचायती। रिकॉर्स मतलब आपका प्लान बी, ऑल्टरनेटिव रूट, सब्स्टिट्यूट। इसके लिए वर्ड है स्टॉप गैप, स्टॉप गैप, है ना, स्टॉप गैप। चलिए आगे बढ़े। कह रहे फॉर वोडाफोन द लीगल विन इज एट बेस्ट अ पिरिक विक्ट्री। कह रहे वोडाफोन के लिए जो ये लीगल विन है, ये जो कानूनी जो जीत है ना, वो एट बेस्ट, अच्छे से अच्छी फॉर्म में, एट बेस्ट एक पिरिक विक्ट्री है। अब देखो ये क्या चीज़ है पिरिक विक्ट्री? एक ऐसी जंग हो जिसमें आप मेरे को इतना नुकसान पहुंचा दो कि मेरी जीत हो या हार हो मुझे फर्क ही ना पड़े। ऐसी जंग आप जब जीत जाते हो ना, वो एक पिरिक विक्ट्री होती है, आप जीत करके भी हार गए हो, है ना। तो कह रहे वोडाफोन इतना परेशान हो गया है, इतने पैसे गंवा चुका है, अब ये लीगल विन इसके लिए एक जीत जो है ना, ये जीत के जैसी है ही नहीं, एक हार के जैसी है ना, पिरिक विक्ट्री है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे आफ्टर हैविंग स्पेंड अबाउट 11 बिलियन इन 2007 फॉर एक्वायरिंग 67% स्टेक in Hutchison SR, the telecom service provider has struggled with challenges that forced it in November 2019 to write down the book value of its Indian holdings to 0. कह रहे स्पेंड करने के बाद, हैविंग स्पेंड जो है आपका परफेक्ट जीरेंट, है ना। कह रहे स्पेंड करने के बाद, खर्च करने के बाद 11 बिलियन डॉलर्स को, 1100 करोड़ डॉलर्स को, है ना। और कब? 2007 में। और किसके लिए? एक्वायर करने के लिए 67% हिस्से को, किसमें? हचिसन एसआर में। कह रहे ऐसा इतना पैसा लगाने के बाद, और कब? 2007 में। कह रहे जो टेलीकॉम कंपनी सर्विस प्रोवाइडर है ना, ये स्ट्रगल कर रहा है ऐसे चैलेंजेस के साथ, ऐसी चुनौतियों के साथ, जिसने इसको फोर्स किया नवंबर 19 के अंदर कि ये राइट डाउन कर दे, ये रिड्यूस कर दे इसकी बुक वैल्यू को, इसके खातों के अंदर इंडियन वैल्यूज को, है ना, और किसकी? इंडियन होल्डिंग्स की। और कहाँ तक? 0 तक। इसने 2019 में क्या बोला? इंडिया में जो भी मेरा है उसकी बुक वैल्यू 0 है, हमें लगता है इंडिया घाटे का सौदा है, हमने 11 बिलियन डॉलर लगा करके यहाँ बहुत बड़ी गलती कर दी। समझ गए ना, बहुत खराब बात है अपनी कंट्री के लिए। एक कंपनी 2007 में 11 बिलियन डॉलर लगा रही है, जो आज की डेट के अंदर ऑलरेडी 30 बिलियन से ज्यादा है आज की डेट में, है ना। इसने आज की डेट में आके नवंबर 19 में अपनी बुक वैल्यूज को 0 बता दिया, बोल दिया इंडिया का सौदा गया पानी में, हमें यहाँ पे व्यापार करना ही नहीं है। समझ गए ना। अब देखो बुक वैल्यू 0 करना मैंने आपको देसी भाषा में बताया, इसको अगर किसी कॉमर्स वाले से समझोगे तो वो और अच्छे से आपको समझा पाएगा, है ना। चलो, राइट डाउन करना होता है, राइट ऑफ करना होता है, रिड्यूस करना, 0 करना, कम करना किसी चीज की जो ना वैल्यू को। कह रहा वाइल द इंडियन ऑपरेशंस हैज गेन्ड साइज एंड मार्केट शेयर इंक्लूडिंग थ्रू इट्स मर्जर विद द अर्स्टवाइल आइडिया सेल्युलर from respectively 45 million subscribers in 2007 to 305 million users and 26.7% at the end of June। ऐसा करते हैं, इतना पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं जहां इसके जो इंडिया के ऑपरेशंस हैं उन्होंने गेन किया साइज को और मार्केट शेयर को, तो ऐसा नहीं है इसके ऑपरेशंस नुकसान में जा रहे थे। कह रहे इसके ऑपरेशन ने साइज भी गेन किया और मार्केट शेयर भी गेन किया, जिसमें शामिल है इसके मर्जर के जरिए और किसके साथ? आइडिया सेल्युलर के साथ। अर्स्टवाइल क्यों लिखा है?
अब वो नहीं रहा उस समय का आइडिया सेलुलर के साथ। कह रहे जहां पे इसने साइज को गेन किया है। अब देखो कैसे किया है, रिस्पेक्टिवली 44 मिलियन सब्सक्राइबर 2007 से 305 मिलियन यूजर्स, है ना, और 26.7% एट द एंड ऑफ जून। इतना बड़ा ये हो गया है इंडिया के अंदर। कह रहे जहां ऐसा हुआ है, कह रहे देयर हैव बीन कंटिन्यूड लॉसेस इन द फेस ऑफ इंटेंस कॉम्पिटिशन एंड अनवाइबल टैरिफ्स। फिर भी वहां रहे हैं बहुत ही लगातार चलने वाले लॉसेस फेस करते हुए, इन द फेस ऑफ सामना करते हुए बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन को और ऐसे टैरिफ्स को, ऐसे टैक्सेस को जो टोटली अनवाइबल हैं, जो कि बिल्कुल गुजारा करने लायक नहीं है। तो कह रहा है वोडाफोन तो बड़ा होता जा रहा है, पर इंडिया में टैक्स इतने हैं और इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि वोडाफोन लगातार लॉस खा रहा है। इंडिया में नुकसान में चलने वाली कंपनी है। समझ गए सेंटेंस को? सिंपल सेंटेंस है। देयर की वर्ब, सॉरी हैव बीन की जो हैव बीन एक वर्ब है, इसका सब्जेक्ट है लॉसेस। देयर एडवर्ब है, सेंटेंस के शुरू में आकर के सेंटेंस को इन्वर्ट करती है। तो हेल्पिंग वर्ब बाद में पहले, और में जो आपका जो है सब्जेक्ट जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद में। आगे बढ़ेंगे। अनवाइबल वर्ड को नोट करें। ऐसी चीज जो सस्टेनेबल ना हो, फिजिबल ना हो, उसको कहते हैं अनवाइबल। आपका घर का खर्चा हो 5,000 रुपये, आपको सैलरी मिलती हो 1,500 रुपये, तो अपने बॉस के पास जाकर के बोलोगे दिस सैलरी इज अनवाइबल फॉर मी, या आप इसके लिए बोल सकते हो अनफीजिबल, है ना, दिस सैलरी इज अनफीजिबल टू सस्टेन, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। चलो, add to the mix the substantial sum of money it owes the government in form of the adjusted gross revenue dues and the future fund requirements of a rapidly technologically evolving and a highly capital intensive industry. Vodafone's wariness to commit more equity to Indian venture becomes understandable. कह रहा ऐड कर दो इसी मिक्स के अंदर, इस पूरे घटनाओं के मिक्स में ऐड कर दो, जोड़ दो उस बड़े से सम को, बड़ी सी रकम को, सब्सटेंशियल सम को। अच्छा, वो सम किसका है? उस पैसे का है। कौन सा पैसा? जिसका ये ओ करता है, देनदार है। अच्छा, किसको देनदार है? आगे बता रहा है गवर्नमेंट को। अच्छा, क्यों? कह रहा है इन द फॉर्म ऑफ, के रूप में। अच्छा, किसके रूप में? AGR ड्यूज के रूप में, है ना। ये हम कर चुके हैं एडिटोरियल, AGR ड्यूज। सरकार बहुत कंपनियों से ऐसा पैसा मांग रही है, तो कह रहा है इसके रूप में। अच्छा, और किसके रूप में? जो फ्यूचर की फंड रिक्वायरमेंट्स हैं, भविष्य की पैसे की जरूरतें हैं, और किसकी? एक लगातार टेक्नोलॉजिकली इवॉल्व होती हुई, डेवलप होती हुई, हाईली कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री की, लगातार टेक्नोलॉजी के हिसाब से आगे बढ़ती हुई और जिसमें कैपिटल की बहुत इंटेंसिटी है, पैसे की बहुत जरूरत है, ऐसी इंडस्ट्री में। तो कह रहा है अगर ये दो चीजें भी आप ऐड कर दो ना, सरकार को AGR का पैसा देना है और बहुत सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट करना होता है। कह रहा है अगर ये ऐड कर दो तो होगा क्या? कह रहा है जो वोडाफोन की वेरीनेस है ना, जो वोडाफोन का संकोच है कमिट करने का, देने का, वादा करने का, और ज्यादा इक्विटी को, पैसे को इंडियन वेंचर में, इंडिया के इसके बिजनेस में, कह रहा है ये बन जाता है और भी ज्यादा अंडरस्टैंडेबल, बिल्कुल समझने लायक। कह रहा है ऐसे ही हालत बदली, ऊपर से आपने सरकार की जो बकाया राशि है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की, वो भी जोड़ दो। ऊपर से ये इंडस्ट्री के अंदर पैसा हर रोज चाहिए होता है, टेक्नोलॉजी आगे से आगे बढ़ती है, वो भी जोड़ दो। कह रहे सब जोड़ दो ना। तो वोडाफोन जो हिचक रहा है, बुक वैल्यू जीरो करके बैठा है अपने इंडिया वेंचर में, ये बिल्कुल समझने लायक है। बिल्कुल भी ऐसी चीज नहीं है जिसको आप कहना सको कि ये जायज नहीं है, बिल्कुल जायज चीज है। लंबा सेंटेंस है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ऐड का सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। सब्जेक्ट है इसका यू, है ना। ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसके अंदर आपको आप बोलते हो ना किसी को ब्रिंग वाटर, तो आप यू जो ना उसमें खुद ही सब्जेक्ट बन जाते हो, यू ब्रिंग वाटर। तो यहाँ पे ऐड ऐसे जो ना इंपेरेटिव सेंटेंस की वर्ब है, इसका सब्जेक्ट जो है इसके पहले अंडरस्टूड है यू, है ना। अच्छा, वेरीनेस मतलब हिचक, आपका क्वेश्चन अलर्टनेस, किसी चीज के लिए आपका जो संकोच होता है उसको कहते हैं वेरीनेस। ओ वर्ब का मतलब होता है कर्जदार होना। इसको दो तरीके से यूज करते हैं, आई ओ यू ₹1000 एंड आई ओ ₹1000 टू यू। तो यहाँ पे ओ डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब बनी हुई है क्योंकि होम का रिप्लाई दे दिया यू से और वट का रिप्लाई दे दिया 1000 से। कई ऐसी वर्ब्स होती हैं जो होम और वट दोनों का रिप्लाई देने वाले दो ऑब्जेक्ट्स रखती हैं, तो ये ओ ऐसी ही वर्ब है। अगर आप इसको सिंपली लिखना चाहो तो ऐसे लिखोगे आई ओ ₹1000 टू यू। समझ गए ना। तो इस तरीके से ओ वर्ब को आप हमेशा डायरेक्ट ट्रांजिटिवली भी यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे द गवर्नमेंट मस्ट नॉट सीक टू लिटिगेट द मैटर एनी फर्दर। हमारी सरकार को सीक नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि लिटिगेट करे, केस चलाए इस मैटर पे एनी फर्दर, और थोड़ा सा भी आगे। कह रहे हैं वो मान लेना चाहिए सरकार को, सबक मिल चुका है,
अब ऐसा ना हो फिर से एक नया केस सुप्रीम कोर्ट में डाल दे वोडाफोन के खिलाफ, ऐसा लिटिगेशन ना करे। कह रहे द कॉस्ट ऑफ डूइंग अदरवाइज will surely be bruisingly high, especially at a time when Prime Minister Modi spares no opportunity to woo foreign investment। कह रहे जो कॉस्ट है, जो कीमत है, ऐसा ना करे, इसके उल्टा करें, डूइंग अदरवाइज। अगर आप लिटिगेट नहीं करेंगे तब तो ठीक है, अगर कॉस्ट अगर आपको चुकाओगे ना लिटिगेट करने की, वो श्योरली क्या होगी, वो होगी बहुत ज़्यादा ब्रूजिंगली हाई। देखो ब्रूजिंगली हाई का मतलब क्या है, जिसमें ब्रूजिज हो, जिसमें चोट हो, इतनी हाई होगी कि आपको चोटें चोटें पड़ने वाली है उससे, है ना। खास करके एक ऐसे वक्त पे जब मोदी साहब छोड़ते नहीं है एक भी मौका लुभाने का, रिझाने का फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। तो कह रहा है इधर तो मोदी साहब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को वो कर रहे हैं, लुभा रहे हैं, दूसरी तरफ आप फिर से वोडाफोन पे केस डाल दो, तो अब जो कॉस्ट होने वाली है ना, ऐसी चोट मारने वाली हाई होने वाली है इंडिया के लिए। सिंपल सेंटेंस है ना, वो वर्ड को नोट करें, रिझाना, किसी को लुभाना, है ना, अपनी तरफ बुलाना। कह रहा है एनी फेलियर to learn a salutary lesson from this loss would only serve to undermine overseas investors' faith in India's commitment to international treaties and the rule of law। कह रहा कोई भी फेलियर आया, नाकामयाबी आई, सीखने की एक सैल्यूटरी लेसन को, एक अच्छे सबक को इस लॉस से, इस नुकसान से। कह रहा कोई भी अगर फेलियर हुआ ना, सेटबैक हुआ, तो महज वो सर्व करेगा, इस काम को करेगा जो कि एक कमज़ोर बनाने का, हमारे ओवरसीज इन्वेस्टर्स के फेथ को, हमारे विदेशी निवेशकों के यकीन को, इंडिया के उस कमिटमेंट में, वादे में जो है इंटरनेशनल ट्रीटीज़ का, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का और रूल ऑफ लॉ का, कानून के राज का। तो अगर आपने एक भी फेलियर और दिखाया, सैल्यूटरी लेसन से नहीं सीखा, तो आप सिर्फ एक ही मैसेज दुनिया को दे रहे हो कि हम ओवरसीज ट्रीटीज़ को बिल्कुल भी जो ना रिगार्ड नहीं देते हैं, और ओवरसीज इन्वेस्टर्स को हमारे अंदर फेथ रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। आई होप अच्छा लगा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग एडिटोरियल था आज का। अब फटाफट से चल के अपने आज के क्विज को सॉल्व करेंगे। वीडियो को एक शेयर देना ना भूलें सोशल मीडिया पे, ग्रुप्स के अंदर। आज का क्विज था आपका, 2 क्वेश्चंस हैं। देखो पहले में बताना था आपको इनमें से कौन सा अनट्रू है। अगर आपने पूरे फोकस से पढ़ा है ना, तो एक रीडिंग में आप बता दोगे इनमें से कौन सा अनट्रू है। कोशिश करें। चलो, जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है इंडिया और नीदरलैंड के बीच में, वो साबित हुई है फेवरेबल हकदार वोडाफोन ग्रुप पीएलसी के लिए टैक्स इवेजन डिस्प्यूट में इंडिया के अंदर। अरे बिल्कुल सही बात है, ये ट्रीटी वोडाफोन के लिए, ये जो है ना इन्वेस्टमेंट ट्रीटी से ही वोडाफोन को फायदा मिला है, क्योंकि आर्बिट्रेशन कोर्ट ने यही बोला कि इस ट्रीटी को आप जो है तोड़ दोगे अगर इंडिया ने और टैक्स मांगा तो, है ना। तो बिल्कुल फेवरेबल रही है, सच है। अगला देखो, द स्टेक परचेज ट्रांजेक्शन अंडर डिस्प्यूट टुक प्लेस ओवरसीज। ये जो स्टेक की परचेज की ट्रांजेक्शन थी जो अभी डिस्प्यूट में है, ये टुक प्लेस हुई, इसने अकर हुई ओवरसीज, भारत से बाहर। बिल्कुल सच बात है, दोनों कंपनियों ने भारत से बाहर जाकर के इस ट्रांजेक्शन को किया था। आपको अनट्रू ढूंढना है, ट्रू वाले तो आपको रखने नहीं है, आपको गलत वाले ढूंढने हैं ना। तीसरा देखो, द इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल रूल्ड इन फेवर ऑफ वोडाफोन इंडिया अनलाइक द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो ये पंचायती की इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है, कोर्ट ने, इसने फैसला दिया वोडाफोन के हक में, बिल्कुल उल्टा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। देखो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि उल्टा जो रूल दिया था ना, रूलिंग दी थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने वोडाफोन के खिलाफ दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन के साथ दी थी। तो ये जो अनलाइक है, इसकी वजह से ये सेंटेंस हो गया गलत। आप इसकी जगह लिख सकते थे सिमिलर टू या अकिन टू, तब ये सेंटेंस सही होता है ना। अनलाइक लिखने से क्या हो गया, आपने सेंटेंस का मीनिंग उल्टा कर दिया। दिस इज योर आंसर, सी इज योर आंसर। चौथा भी सही है, गवर्नमेंट ने अमेंड किया एक लॉ को कि वो पोस्ट फैक्टो सैंक्शन दे पाए इसके टैक्स क्लेम्स को, है ना। तो अमेंड इन्होंने किया भी था, पोस्ट फैक्टो मतलब रेट्रोस्पेक्टिव। चलो अगला वाला देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें सी आपका आंसर है ना। चलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द डिस्प्यूटेड डील मेंशन इन द पैसेज। इस डील से जो डिस्प्यूटेड है, इससे जुड़ी हुई करेक्ट स्टेटमेंट को आप आइडेंटिफाई करेंगे। अब 4 स्टेटमेंट अपने पास, ध्यान से देखें। वोडाफोन की डच यूनिट ने एक्वायर किया एक कंट्रोलिंग स्टेक को उस वक्त की हचिसन टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेशनल से, और कहां से, इसमें किया था हचिसन एसआर लिमिटेड कंपनी से। देखो अगर ध्यान से तो सेंटेंस उल्टा है। वोडाफोन ने हिस्सेदारी को खरीदा था
हचिसन एसआर लिमिटेड के अंदर और खरीदा था फ्रॉम लगा के हचिसन टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेशनल में। समझ गए ना मेरी बात को? तो एक्चुअल में ये हचिसन एसआर लिमिटेड है ना, ये यहां पे आना चाहिए इनके बाद, और जिससे खरीदा गया है ये फ्रॉम के बाद आना चाहिए, तो हचिसन टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेशनल इस आना चाहिए फ्रॉम के बाद। तो ये सेंटेंस पहला वाला उल्टा पुल्टा कर दिया हमने, इस वजह से ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है ना। इसको रेड कर देते हैं। थोड़ा दिमाग घुमाने की कोशिश की आपकी, पेपर में ऐसा ही घुमाता है वो। अगला देखो, Vodafone's Dutch unit acquired a controlling stake by withholding the tax in erstwhile Hutchison Telecommunication International from Hutchison SR Limited। देखो वैसे भी गलत है, ये उल्टा पुल्टा भी किया हुआ है। दूसरा हमने लिखा हुआ है विदहोल्ड करते हुए टैक्स को। टैक्स को तो इन्होंने विदहोल्ड किया ही नहीं था, यही तो गवर्नमेंट बोल रही है आपको टैक्स को अलग से हमारे लिए रख देना था। एक्चुअल में हमने लिख दिया रख दिया था, तो गलत बात है, टैक्स को विदहोल्ड नहीं किया था। अब तीसरा देखो, वोडाफोन की डच यूनिट ने एक्वायर किया कंट्रोलिंग स्टेट को। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल सही है, हचिसन एसआर लिमिटेड में, और एक्वायर किससे किया? फ्रॉम लगा के बता दिया हमने, हचिसन टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेशनल लिमिटेड। ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, समझ गए ना। इस तरह से ये सेंटेंस आपका, ये अर्स्ट वाले यहाँ से निकाल देना है ना, शायद नहीं आएगा। ये सेंटेंस आपका करेक्ट सेंटेंस है। अब डी वाला देख लेते हैं क्यों गलत है, एक बार देख लेना। वोडाफोन की डच यूनिट ने एक्वायर किया था कंट्रोलिंग स्टेक को अर्स्ट वाइल हचिसन टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड में हचिसन एसआर से बिना विदहोल्ड किए हुए टैक्स को। देखो ये बात सही है, टैक्स को विदहोल्ड नहीं किया था, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन बात वही हमने किया हुआ उल्टा पुल्टा। यहाँ पे इनके बाद में हचिसन एसआर आना चाहिए था, हमने हचिसन टेलीकम्युनिकेशन लगाया हुआ है, हचिसन टेलीकम्युनिकेशन को उठा के हमें फ्रॉम के बाद में रखना है, ठीक है ना। तो ये विदाउट वाला पोर्शन ठीक है, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन खराब है, इस वजह से आपका आंसर अगेन इज सी। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, डिसहार्टन बिल्कुल ना हो। अच्छे लेवल के क्वेश्चन अब करोगे तो बाद में जाकर के आपको इजी लेवल के क्वेश्चंस लगेंगे। जरूर से एक लाइक देना वीडियो को। फिर मुलाकात लूंगा कल सुबह 10:30 बजे ग्रामर रूल के साथ 1 मिनट में। चलिए साइनिंग आउट।